अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम सियासी जमातों को मुश्तरका एजेंडे पर जमा होने की दावत दे दी है। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ है कि सियासी जमातें मिलकर एक ज़ाब्ता अखलाक वज़ा करें ताकि एक दूसरे का सामना करते हुए इन हुदूद से तजावुज़ न किया जाए और कौमी मसाइल पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा हो सके। पीपल्स पार्टी की जानिब से यह ऐलान APC मुलतवी होने के बाद सामने आया है। हुकूमत ने एक हफ्ते में 2 बार APC मुलतवी करने पर अब तक खामोशी इख्तियार कर रखी है। यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर को यह कहना पड़ा कि मुस्लिम लीग नून इत्तेहादियों को APC मुलतवी करने की वजूहात से आगाह नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ के हवाले से बिलावल भुट्टो क्या कहते हैं, ज़रा पहले ये सुनिए। यही वक्त है, सबको एक मिनिमल कॉमन एजेंडा पे एग्री होना पड़ेगा। एक आप समझे कोड ऑफ कॉन्डक्ट के लिए अगर पाकिस्तान की सियासी जमातें इतनी ही कंसेंसस आपस में बनाएं तो मैं समझता हूँ कि जो मुल्क के बहरान है शायद हल कर सकेंगे। अगर हर सियासी जमात का यही सोच होगा या मैं खेलूँगा मैं किसी को नहीं खेलने दूँगा, तो इस तरीके से सिर्फ जो नुकसान है वो पाकिस्तान के अवाम का होगा। मेरा ख्याल में इसी माहौल में अगर हम अपने सियासी जमातें अपने तरीक़ेकार हैं वो बेहतर नहीं करते हैं तो हम फिर इन हालात को नहीं संभाल सकेंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से सियासी जमातों को मिल बैठने की पेशरफ्त और ऑफ़र की गई है। इसी मौजू पर हम प्रोग्राम में आज बात करेंगे और कुछ और अहम मामलात पर भी बात करेंगे। IMF के साथ होने वाली डील के नतीजे में जो एक टैक्सेस का जो महंगाई का बर्डन आने वाला है आवाम पर, उसके लिए किस हद तक जो है वो सियासी जमातें तैयार हैं, क्योंकि पॉलिटिकल कैपिटल लूज़ करती दिखाई दे रही हैं तमाम जमातें अपना इन बड़े और मुश्किल फ़ैसलों की वजह से। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने एक सख्त गिर मौक़िफ़ अपनाया हुआ है और वो कहते हैं कि बस किसी भी सूरत इलेक्शन की तारीख हमें दें, इसके अलावा कोई बात किसी किस्म की बात नहीं हो सकती। ये मामला कोर्ट्स में भी है, ये मामलात जो हैं वो सड़कों पे भी हल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये किस तरफ हम जा रहे हैं, आगे किस तरह बढ़ेंगे, आगे का क्या रास्ता होगा, इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद हैं कमर ज़मान कायरा साहब, मुशीर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर। पीपल्स पार्टी की सोच इस वक्त सारे मामले में क्या है, इस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ज़रा बात करेंगे कि इस वक्त जो मजमूई तौर पर सूरत हाल है ये किस तरफ बढ़ रही है, क्या नताइज निकलने हैं इस तमाम कन्फ्रंटेशन के, क्योंकि ख़ुद बिलावल साहब भी ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि अगर तमाम जमातें मिल नहीं बैठेंगी, मिल के बैठ के बात नहीं करेंगी तो उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कायरा साहब, ये जो एक एफर्ट कर रही है पीपल्स पार्टी जो दावत दे रही है, मुझे पहले ये बताइएगा उस APC का क्या बना जिस काबीना का आप भी हिस्सा हैं? काबीना और APC तो दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन APC जो टेररिज्म की एक राइज थी और ख़ासतौर पे पेशावर के इंसिडेंट के बाद तलब की गई, उस पर क्योंकि PTI ने इनकार कर दिया तो फिर ये समझा गया कि दोबारा कोशिश करनी चाहिए। कोशिश की गई, अब उसका फतमी रिजल्ट क्या निकला मुझे उसके बारे में इल्म नहीं है। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ है कायरा साहब, ये किस तरह मुख्तलिफ है उस APC की दावत से जो वज़ीर आज़म ने दी थी? APC तो एक स्पेसिफिक इशू के ऊपर है ना जी, वो तो दहशतगर्दी के इशू के ऊपर है। बिलावल साहब ने ये तजवीज़ उसी तरह दी है, ये वही तजवीज़ उसी की कंटिन्यूएशन है। डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक टॉलरेंस एक बेसिक फैक्टर है। एग्री टू डिसएग्री का फार्मूला एक लाजमी आंसर है और ये जो इशू होता है कि आप दूसरे की राय के साथ जिंदा रहते हैं, ये नहीं होता कि आप उसकी मुखालफत यानी मुखालफाना राय को या इख्तलाफ राय को दुश्मनी समझ लें। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये रवैया काफ़ी अरसा पुराना है और अब आके ये बहुत ज़्यादा गहरा हो गया कि जब एक दूसरे की तरफ देखना नहीं, गाली गलौज, हाथ नहीं मिलाना, फला नहीं, यानी जो एक नॉर्मल इंसानी कदरें हैं। राइवलरीज को आप कह रहे हैं कि वो एडवर्सरीज में कन्वर्ट हो गई हैं, पॉलिटिकल राइवलरीज जो है वो पर्सनल राइवलरी में कन्वर्ट हो गई है। तो इससे तो ना समाज आगे बढ़ेगा, ना सिस्टम आगे चलेगा, ना डेमोक्रेसी का फायदा होगा। और ये लाजम नहीं है कि हम इमरान खान को ही ब्लेम करें, ये हमें भी देखना है। आप लोगों की तजवीज़ को तो फिर भी फवाद साहब ने शायद गालिबन थोड़ा सा पॉजिटिव समझा है कि ठीक है, इस पे कि उनसे बात हो सकती है बिलावल साहब से, लेकिन माहौल तो साजगार बनाना होगा ना जी। एक तरफ अगर आज वो पावर में दोबारा नहीं आ सकते तो दूसरी तरफ आपके पास भी तो माशी चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। आदिल, मसला ये है
इख्तलाफ होना, गिरफ्तारियां होना, पहली बात है फवाद साहब वाला इशू बना था, वो हमारा नहीं था, इलेक्शन कमीशन का था। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है जिसका गवर्नमेंट से ताल्लुक नहीं है। शेख रशीद साहब का इशू ज़रूर है, लेकिन शेख रशीद साहब ने जो रवैया इख्तियार किया हुआ है लोगों को कैरेक्टर असैसिनेशन करना, मेरी क़यादत के लिए ख़ास तौर पे, यानी वो लफ्ज़ जो वो अदा करते रहे, आपको मैं इजाज़त भी दे दूं तो आप मेरे लिए अदा नहीं कर पाएंगे ऑन एयर, आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपके लिए अदा नहीं कर पाऊंगा। इसके बावजूद लफ्ज़ बाज़ औक़ात गोलियों से ज़्यादा ज़ख्मी कर देते हैं, लिहाजा ये भी देखना होगा। लेकिन एक चीज़ और भी है, जब खान साहब के दौर में या इससे पहले चले जाए मियाँ साहब के दौर में, या उससे भी चले जाए पहले मुशर्रफ साहब के दौर में, काफ लीग के APCs हुई, उस वक्त भी हमारे खिलाफ केसेस थे, उस वक्त भी हमारी क़यादतें जेलों में थी। मियाँ साहब के दौर में भी केसेस हुए, हम जेलों में थे। मियाँ इमरान खान साहब के दौर में भी हम और मुस्लिम लीग की क़यादतें और हमारे कारकुन जेलों में थे। लेकिन वो 2019 हो, वो 2020 हो, वो पार्लिमान की जॉइंट सिटिंग हो, वो सिक्योरिटी कमेटी का अजलास हो, वो APC हो, उसमें खान साहब नहीं आए, अपनी गवर्नमेंट होते हुए नहीं आए, लेकिन हमारी क़यादतें फिर भी गई, हमारे नुमाइंदगान फिर भी गए। आप ये कह रहे हैं कि जैसे भी हालात हो, सियासतदानों को डायलॉग का रास्ता, मुज़ाकरात का रास्ता, डायलॉग तो एक तरफ है ना, एक है कौमी इशू, उस पे बैठना चाहिए, उस इशू के ऊपर हमें बैठना चाहिए। बाकी हमारा इख्तलाफ है, इख्तलाफ राय है, और ये बात भी दुरुस्त है कि अगर हम सब किसी भी तरफ से हो, आदल एक छोटा सा किसी भी तरफ से अगर ज्यादती हो तो ज्यादती ने कभी पे नहीं किया, कभी उससे मुखालिफ दबा नहीं है। अगर हम नहीं दबे थे तो आज वाले भी नहीं दबेंगे, ये भी हमें देखना चाहिए। लेकिन केसेस अपनी जगह चलते रहते हैं, खुदा न खास्ता कोई ऐसा तो नहीं हो गया कि किसी के साथ कोई बहुत तवील अरसे की असल मामला तो कायरा साहब ये है कि इमरान खान साहब की नाअहली का खदशा भी है ना उन लोगों को, वो समझते हैं वो तो अपनी जगह है, वो तो अदालत में केस है, तो फिर डायलॉग कैसे होगा, फिर I'm sorry आदम, अहल या नाअहल करने का फैसला तो अदालत करेगी। वो कहते हैं मुझे नाअहल जो है वो करने की तैयारी, ये नवाज शरीफ साहब का प्लान है। वो कहते हैं कि ये हुकूमत चाहती है कि मुझे जो है वो नाअहल करवाया जाए। अब तो वो बहुत कुछ बता रहे हैं, आप भी जानते हैं माजी में अदालतों से नाअहली सिर्फ मेरिट या डीमेरिट पे तो नहीं होती, यहाँ पर तो आपको पता है बहुत कुछ होता है इस मुल्क। सवाल ये है, जो माजी में होता रहा खान साहब उसका इकरार कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ वो जो बातें कर रहे हैं उसमें सदाकत है तो उस वक्त वो कह देते। हमें तो कहते रहे, जब हम कहते थे कि हमारे खिलाफ ये साजिशें होती थी या हमारे खिलाफ फलां इदारा ये काम करता था, तो खान साहब ऑन रिकॉर्ड है अपने दौर में, अब से पहले भी, कि अगर ये इनके खिलाफ होता है तो ये छोड़ क्यों नहीं देते थे, ये वापस घर क्यों नहीं चले जाते थे, ये इलेक्शन क्यों नहीं करा लेते थे। ये तो खान साहब रिकॉर्ड पे है। कायरा साहब, ये जो माजी में होता रहा वो कैजुअल्टीज अभी भी होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन खान साहब जो कह रहे हैं वो खुद अपने कहे की नफी कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब ऐसा चाहते हैं, वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब देखें, मैं तो चाहूंगा, वो कहते हैं ना, उन्होंने कंडीशन रखी है कि मुझे ना अहल करो, उसके बाद जो है वो बात नहीं, देखिए बात ये किसके साथ रखी है, मुझे क्या पता, ये तो खान साहब बता सकते हैं सर। नहीं यार, लॉजिकल बात है ना, आप बताएं ना किसके साथ। सर लॉजिकल बात ये है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही रखी होगी, और किसके साथ रखी। तो खान साहब यही कह रहे हैं ना कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है। वो तो जिम्मेदार कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि खान साहब तो हर हाल में हर इदारे को ब्लेम करना चाहते हैं, तो उनकी किस बात पे यकीन करें, क्या करें। अब उनको क्या कोई लिख के देगा? क्या इस मुल्क की अदालतों पर यकीन नहीं? क्या वो देख नहीं रहे कि उनके लोगों के खिलाफ केसेस बने हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ठीक है, गलत है, जो भी है, उनको दूसरे दिन जमानतें मिलती हैं, उनको उनके लिए दिन में 3 दफा अदालत खुलती है, उनको फौरी तौर पर खान साहब को खुद उनको बेशुमार रिलीफ मिले हैं, ठीक है, ओके, उनको अदालतों पे एतबार करना चाहिए। अगर उनकी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन का इशू है, कहीं निचली कोर्ट करती है, सुप्रीम कोर्ट तक अदालतें बैठी हैं। खुद खान साहब यही कहते थे ना कि यार जिसके खिलाफ केसेस हैं, अगर बन गए नैब के केस तो जाओ अदालतों में, तुम्हारे केसेस जाके जवाब दे लो, तो वो भी दे लें। अच्छा कायर साहब, मुझे बताएं, ये जो शौकत तरीन साहब के खिलाफ बगावत का मुकदमा बना है, ठीक बना है?
मुझे ऑनेस्ट टू गॉड मुझे डिटेल का नहीं पता, लेकिन इस तरह के जो एक्ट्स है, बगावत का मुकदमा बनता है इंटेंशन पे। मैं नहीं समझता, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूं कि मेरे ख्याल में शौकत तरीन ने ये पाकिस्तान का नुकसान करने की नीयत से शायद ना किया हो। उन्होंने जो किया उसका पाकिस्तान को नुकसान पहुंचने का एहतमाल जरूर था, उससे परेशानी जरूर हुई। IMF अगर बैक कर जाता तो पाकिस्तान को शदीद नुकसान का खदशा था लेकिन इसमें उनकी नीयत क्या ये थी कि पाकिस्तान का नुकसान हो जाए, या वो इसको अपने सियासी टूल के तौर पे चाहते थे कि ये हुकूमत मुश्किल में फंसे, ये सोचे बगैर कि इसका सर्कमस्टांशियल नुकसान पाकिस्तान को होगा। तो उस हवाले से बात और है, लेकिन मैं शौकत तरीन के बारे में इस तरह के खदशे का शिकार नहीं हूँ सर। लेकिन एक तरफ आप धैर्य बगावत का मुकदमा कैबिनेट के अप्रूवल से हुआ है, काबीना के लोगों ने उसकी मंजूरी दी होगी, और जब वो मंजूरी आ गई है तो अब दो ही बातें ना जी, या तो ये बात है कि वो हैं या नहीं हैं, अदालत ने फैसला करना होगा। लेकिन ज़रा ये मुझे बताइएगा ना कि जब वो कह रहे हैं अपने दो वज़ीर ख़जाना एक KPK के उनसे बात कर रहे हैं और पंजाब के एक लीडर से बात कर रहे हैं, वो लगारी साहब से और झगड़ा साहब से KP में, तो फिर ज़ाहिर है उसके बाद IMF का मामला हमारे सामने कितना गंभीर रहा है। तो हुकूमत ने या तो ये फैसला करना है ना कि या उन्होंने नुकसान पहुंचाया, या एक नॉर्मल कॉल थी जिस तरह लोग सियासत में करते हैं कि यार मैंने अर्ज किया कि अगर उसके सामने पहलू को देखा जाए तो नुकसान तो था, इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचने का एहतमाल भी था और प्रॉब्लम बढ़ा भी, गंभीर भी हुआ, टैकल हो गया। लेकिन क्या उन्होंने ये काम इस नीयत से किया? मेरे ख्याल में, मैं उनकी नीयत पे शक नहीं करता, मैं शौकत तरीन को ऐसा शख्स नहीं समझता कि वो नीयतन पाकिस्तान का नुकसान करना चाहेगा। लेकिन अगर उनके एक्ट से पाकिस्तान का नुकसान होता है तो उसको अगर जवाब बनाया जाता है तो वो एक और बात है। मैं नीयत की बात कर रहा हूँ। ओके सर, ये बताइए कि जो सूबाई हुकूमतों वाले इलेक्शन हैं, सूबाई इलेक्शंस जो हैं, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने तो वाज़ेह पोजीशन ली हुई है, नून लीग से मौक़िफ़ आप लोगों का जो मुख्तलिफ है, तो इस पर कोई बात हो रही है कि इंतखाबात करवा दें बजाय इसके कि मज़ीद कंट्रोवर्सी कराई जाए, या जिस तरह इस वक्त पोजीशन है अदालतों से जो है वो रिलीफ मिलना शुरू हो रहा है, कुछ इस पर बात हो रही? किस तरह का रिलीफ मिलना शुरू हो रहा है सर? अभी जब अदालत तो कह रही है ना कि इलेक्शन करवाएं, इस वक्त गवर्नर्स और जो इलेक्शन कमीशन है वो इजलास कर रहे हैं, वो फिर दोबारा रुजू कर रहे हैं, अदालतें भी कह रही हैं कि अब इलेक्शन करा देने चाहिए, ये इलेक्शन करवाएं, आपकी बाइंडिंग है। अदालत में केस गया तो अदालत को फैसला करना है, वरना ये अदालत का काम नहीं है। ये काम सियासतदानों का और पार्लियामान और इलेक्शन कमीशन का है। अदालत के पास क्योंकि केस गया, लिहाजा अदालत उस पर कोई फैसला तो देगी, लिहाजा उसके फैसले का एहतराम है। मेरी राय तो बड़ी वाज़ेह है जी कि पाकिस्तान के मसाइल का वजह आइन से इन्हिराफ है, हमें आइन के तहत चलना चाहिए। और आइन क्या कहता है कि इलेक्शन हो जाने चाहिए? जो आइन कहता है ऐसे होना चाहिए। तो सर ये आपके इत्तेहादी कायल क्यों नहीं हो रहे आइन वाले मामले पे? इसका जवाब तो वो दे सकते हैं, उनका मैं स्पोक्समैन तो नहीं। आप नहीं है, लेकिन जमातें तो इत्तेहादी जमातों की हुकूमत तो है ना। जब हुकूमत की तरफ से ही, अभी मलिक अहमद खान साहब भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, तो कुछ बात तो होती होगी ना कि जी आइन से इनराफ होगा। कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे मेरे प्रोग्राम में, वो भी कह के गए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्लॉज, कोई स्पेस ऐसी नहीं है कि आप इस इलेक्शन को आगे बढ़ा सकें। इसके अलावा दीगर लोगों की तरफ से जो जमातों के अंदर से डिसेंटिंग वॉइसेस हैं वो भी हैं, पीपल्स पार्टी का भी मौके पे। तो आप लोग समझा नहीं रहे अपनी दीगर जमातों को कि या तो जी डिसेंटिंग वॉइसेस मींस डिफरेंट वॉइसेस, अपने अपनी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, इसमें क्या बात हुई? हर बंदे को अपनी राय रखने का हक है, उसकी राय दुरुस्त हो सकती है, उसकी राय गलत हो सकती है, लेकिन वो अपनी बात कर रहे हैं, वो उसका एक लॉजिकल रीजनिंग दे रहे हैं। उसकी रीजनिंग क्या है, उसके जवाब में रोज अदालतों में केस लगते हैं ना, लोग आइन की एक एक क्लास की इंटरप्रिटेशन करते हैं, कोई किसी तरह करता है, कोई किसी तरह करता है, और उसी जुडिशरी के सामने करते हैं। और जुडिशरी भी कई चीजों के ऊपर एक केस में कोई फैसला दे देती है, किसी केस में कोई फैसला। तो ये इसके ऊपर कोई 2+2 वाला तो कुलिया नहीं होता, लेकिन आइन के तहत चलना चाहिए, ये बड़ी सिंपल बात है। काबीना में भी इस पे शायद बात होगी इलेक्शन कराने पर शायद। ओके ठीक है। और आप लोग कोशिश करेंगे कि अपनी इत्तेहादी जमातों को भी कन्विंस करें कि भाई हमें आइन से इनराफ नहीं करना चाहिए? क्या कोई पाकिस्तान का ऐसा बंदा है जो कह रहा है कि मैं आइन से इनहराफ करूंगा?
सर कहता कोई नहीं है लेकिन हो जाता है। मैं तो कह रहा हूँ आदिल, जो मेरे इख्तियार और बायस पे है उसके लिए तो मैं यही कह सकता हूँ ना कि हमें आइन पे अमल करना चाहिए। टुवर्ड्स द वेरी एंड कायरा साहब, मुझे ये बताइएगा कि बॉयकॉट का पीडीएम ऐलान कर चुका है कौमी असम्बली के जो बाई इलेक्शंस हैं नेशनल असम्बली के। पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है? आप लोग भी बॉयकॉट कर रहे हैं या फिर जाएंगे इस इलेक्शन? हमारी अभी तक पोजीशन ये है कि हम डिस्कशन डायलॉग हो रहा है पार्टी के अंदर, और अगले चंद दिनों में एक आध दिन में इस पे फैसला सामने आ जाएगा। राइट, थैंक यू सो मच। कमरजमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्की मामलात की, सियासी मामलात की, इंतखाबात की, कन्फ्रंटेशन की, इमरान खान साहब, जरदारी साहब, मियाँ साहब की किस तरफ जा रहे हैं ये मामला, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ तज्ज़ियाकार मौजूद होंगे, जावेद चौधरी साहब और सलीम साफ़ी साहब, जिनसे हम बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल पर आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। पेट्रोल और बिजली के बाद गैस की कीमतें भी 112% तक बढ़ गई हैं। IMF की पेशगी शराइत पर तेजी से अमल दरामद जारी है, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि IMF की तशफ़ी नहीं हो रही है और स्टाफ लेवल का मुआहदा अभी तक नहीं हो सका है। पहले ही महंगाई तारीखी सतह पर है और इन इकदामात के बाद तो सारे रिकॉर्ड टूटने का खदशा मौजूद है। इस मुश्किल तरीन दौर में भी पावर पॉलिटिक्स जोरों पर है, बयानियों का खेल जारी है। वक्त, हालात और ज़रूरत के मुताबिक कलाबाजियाँ खाने में इस वक्त तमाम लोग जो हैं वो मसरूफ़ हैं। हाल ही में इमरान खान साहब ने अमरीकी टीवी को में अपने ही बनाए गए गैर मुल्की साजिश के बयाने की जड़ काट कर रख दी और अमरीका को क्लीन चिट देकर सारा इल्ज़ाम एस्टैब्लिशमेंट पर शिफ्ट कर दिया। सुने उन्होंने क्या कहा। Whatever happened now, I mean, as things unfold, it wasn't the US who told the Pakistan. It was, unfortunately, from what now evidence has come out, it was General Bajwa who actually somehow managed to tell the Americans that I was anti-American. जो power इस General Bajwa के पास थी, सुपर किंग था, सारे फैसले उसके, पंचिंग बैग तो मैं था। जी, इमरान खान साहब ने एक और यू टर्न लिया, लेकिन जाहिर है उस यू टर्न की भी वजाहतें आ जाएंगी और जाहिर है जो लोग उनको लीडर मानते हैं वो किसी चीज़ को भी यू टर्न नहीं मानते, वो इसको जो है ये समझेंगे कि यकीनन इसके अंदर कोई और राज पोशीदा होगा। बहरहाल मामला ये है कि एक साल तक एक नैरेटिव जिसकी बेसिस ये थी कि एक अमरीकी साजिश थी जिसके नतीजे में हुकूमत गई, अब वो कई मराहिल तय करता हुआ यहाँ पर आके रुका। मरियम नवाज साहिबा ने आज एक जगह पर बात की, उन्होंने क्या कहा जरा वो भी सुनिए। मैं तो उस वक्त भी कहा था कि ये साइफर फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं। मुझे तो पता था झूठा बंदा कभी सच बोल ही नहीं सकता। तो आज मैं पूछ सकती हूँ कि वो हकीकी आज़ादी का क्या हुआ, गुलामी नामंजूर के नारे का क्या हुआ। आप लोगों को आसान ज़बान में बताएं, उर्दू में बताएं कि आपने झूठ बोला था। एस्टैब्लिशमेंट ने इनसे हाथ खींच लिया तो अब अदलिया के घोड़े पे सवार होकर आने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ इमरान खान साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो मौजूदा हुकूमत का ये ख्याल है कि अब चूँकि उनसे हाथ खिंच चुका है इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन जो चैलेंजेस हैं वो बहुत बड़े हैं, महंगाई है, IMF के इन मुआहदों के बाद जो कुछ होना है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इन तमाम मामलात पर, आने वाले दिनों की सियासत पर, इंतखाबात पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जावेद चौधरी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सलीम साफ़ी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जावेद चौधरी साहब, आपका कॉलम भी जो है वो आजकल ज़ेर बहस है, जगह जगह टॉक ऑफ द टाउन जिसे हम कहते हैं। और जो इस वक्त सूरत हाल है, इमरान खान साहब की जो सियासत पर नज़र रखते हैं उनके लिए यू टर्न नई बात नहीं है, क्योंकि वो उसको कहते हैं बड़े लीडर की निशानी भी होती है। इस मौके पे आपके ख्याल में अमेरिका से क्यों तवज्जो हटा के वो जनरल बाजवा का नाम लेके कहते हैं कि जी जनरल बाजवा थे जिन्होंने अमेरिकियों को समझाया और अमेरिकियों ने फिर मेरी हुकूमत को गिराया और मामला यहाँ तक पहुँच गया। असल में इमरान खान साहब का इशू ये है कि वो अचानक उनके जहन में कुछ चीज़ आती है और वो फौरी तौर पे कैमरा ऑन करके उस पर गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं और अल्लाह ताला ने उनको आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त दी है, बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ है, पूरी कन्विक्शन होती है उसके अंदर। वो 15 मिनट पहले कन्विक्शन से एक बात करेंगे और 15 मिनट बाद उससे बिल्कुल उलट कन्विक्शन के साथ बात करेंगे और उसमें इतनी फोर्स होगी कि सामने देखने वाला आदमी भी डगमगा जाएगा कि शायद जो पहले कुछ बात कही गई है वो किसी और ने की है, वो इसे इमरान खान साहब ने नहीं की।
और उनके ऊपर जो दूसरा अल्लाह ताला का करम है कि उनके पास कोई लाखों बल्कि करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं कि जो हर उनकी बात पे यकीन कर लेते हैं और वो ये तक नहीं सोचते कि आज से 1 दिन पहले क्या कहा गया था या 2 दिन पहले क्या कहा गया था या 15 महीने पहले क्या कहा गया था। वो उनकी जो ताज़ा तरीन बात होती है उस पर यकीन कर लेते हैं। तो वो एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का इमरान खान साहब मैग्नेट है कि जो कहते हैं बस कह देते हैं, लोग उनके ऊपर अमल कर लेते हैं। अब ये जो बयानिया अमेरिका का है, आप देखें कि सबसे पहले आपने साइफर लहराया, उसके बाद आपने आर्टिकल 5 के तहत आपने अपोजिशन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की कोशिश की, फिर आपने कौमी असम्बली से अपने 125 लोग जो हैं उनका इस्तीफ़े दे दिया आपने फौरी तौर पे उस साइफर की बुनियाद पे, फिर आपने 60 जलसे किए पूरे पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी के नाम पे, और उसके बाद ऑल ऑफ सडन आपने अचानक 10 महीने बाद महसूस किया कि नहीं, अमेरिका ने तो ये इम्पोर्टेड रजीम जो है वो नहीं यहाँ पे लेके आया था अमेरिका, और इसमें अमेरिका का तो कसूर ही कोई नहीं था और इसमें जनरल बाजवा साहब का कसूर था। अब सवाल ये है कि अगर जनरल बाजवा साहब का कसूर था तो मार्च में जब आपकी गवर्नमेंट जा रही थी और अभी अदम एतमाद नहीं हुआ था तो आपने जनरल बाजवा साहब को 2 मरतबा एक्सटेंशन की ऑफ़र की थी। पहली आपने उनको असद उमर साहब के ज़रिए की, असद उमर साहब वहाँ उनके घर गए थे। दूसरा आपने परवेज़ खटक साहब के ज़रिए DJSI के दफ्तर में बैठ के उनके सामने बैठ के आपने फ़ोन पे उनसे कहा कि ताहयात एक्सटेंशन ले लें। फिर उसके बाद आपने कामरान खान साहब के शो में कह दिया कि जी इलेक्शन तक एक्सटेंशन ले लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 मंथ्स की एक्सटेंशन। फिर 2 मरतबा आपने ईवान सदर में मुलाकात की उनके साथ और उनसे कहा कि जी कोई मसला नहीं। फिर आपने वहाँ एग्री किया कि हम इस तरह करते हैं कि PDM के साथ बैठ जाते हैं। फिर उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे बैठे, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे बैठे, इस तरफ से PTI के लोग बैठे, और उसमें आपने एक फार्मूला तय कर लिया जिसमें आपने कहा कि जनरल बाजवा साहब 8 महीने और एक्सटेंशन ले लें और वो इलेक्शन करवा के चले जाएं। अब सवाल ये है कि अगर आपको पता था कि अमेरिका इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है तो आपने फिर ये क्यों इस्तेमाल किया उस कार्ड को, 60 आपने जलसे क्यों किए? और अगर आपको ये पता था, वो कहते हैं ताज़ा अभी मालूमात आई है, ताज़ा मालूमात तो कल मैंने जी आपके पास सर, ताज़ा मालूमात क्या है? आपके कॉलम को बुनियाद बनाकर सारी बात की जा रही है। 16 लफ्ज़ है जिसको एविडेंस कह रहे हैं कि अब क्यों के एविडेंस आ गया हमसे हमारे पास, और मैं उन PTI से बार बार कह रहा हूँ कि भाई उस 16 लफ्ज़ों को छोड़ें, 1800 लफ्ज़ों का ये पूरा कॉलम है। आपने सारे फैक्ट्स तस्लीम कर लिया, आपने तस्लीम कर लिया इमरान खान साहब ने कि मेरी ईवान सदर में जनरल बाजवा से 2 मुलाकातें हुई। शिबली फराज साहब ने तस्दीक कर दी कि मैं ड्राइविंग करते हुए उनको लेके गया। शौकत तरीन साहब ने मान लिया कि मैंने केस ख़त्म करने के लिए नहीं कहा था, मैंने कहा था मेरे केस चलवा दें। फैक्ट्स आप सारे के सारे मान रहे हैं, और उसमें जो सऊदी क्राउन प्रिंस के बारे में है वो भी आपने मान, हर चीज़ आपने तस्लीम कर ली। मैं ज़रा इस पर अभी आता हूं आपके पास। मैं उनको PTI का हमेशा ही कहता हूँ कि भाई वो आप उस फिक्रे के बजाय पूरा पैराग्राफ पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी, लेकिन पैराग्राफ कोई नहीं पढ़ता, उसमें से वो 16 लफ्ज़ उठा के उन्होंने उस पर मैंने जरा उस पर सवाल करने क्योंकि आपने उसके बारे में ये कहा है कि आप एक और कॉलम भी लिखेंगे, उस पर बात करेंगे, लेकिन उसमें वो ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मेरी रीडिंग थी कि ये मुल्क को तबाह कर देंगे। इसमें मैंने जरा बात करें। साफी साहब मुझे जरा ये बताइएगा कि आप क्योंकि ज़ाहिर है अफगानिस्तान के उमूर को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और ज़ाहिर है आपकी एक पोजीशन रही है थ्रू आउट इस मामले में, इमरान खान साहब की जो अमेरिकन नैरेटिव है इसके ऊपर भी, आपके ख्याल में ऐसे वक्त में उन्होंने अमेरिका से क्यों शिफ्ट किया है मामला, और जनरल बाजवा साहब का नाम तो ज़ाहिर है वो ले ही रहे हैं, थ्रू आउट ले रहे हैं अब काफ़ी दिनों से, लेकिन अमेरिका से शिफ्ट करने की क्यों कोशिश की गई है, इसकी क्या वजह है? देखिए, अमेरिका का इमरान खान ने कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, और इमरान खान को निकालने में ये मेरा ईमान है कि अमेरिका का कोई किरदार नहीं रहा है। हाँ, अलबत्ता वक्त ये साबित करेगा, और इस तरह के इशारे मिलते हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी को ठिकाने लगाने और इमरान खान को इक़्तिदार में लाने में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ अमेरिका का भी कुछ न कुछ किरदार है। इमरान खान साहब अपने निकाले जाने की बात तो करते हैं, लेकिन अपने लाए जाने की बात नहीं करते, और हर किसी को पता है कि 2010 से उनका ये प्रोजेक्ट शुरू किया था पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने, और जो 2018 में पाए तकमील तक पहुंचा, उनको इक़्तिदार में भी इस्टेब्लिशमेंट लाई, उनके इक़्तिदार को चलाया भी इस्टेब्लिशमेंट ने, और सिर्फ ये था, ना अमेरिका का कोई रोल था, ना किसी और का कोई रोल था, ना उन्होंने कभी अमेरिकी मफादात के ख़िलाफ़ काम किया है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अमेरिका को सूट करती थी, मसलन उन्होंने CPEC का बेड़ा गर्क कर दिया, चीन को मायूस कर दिया, और वो अमेरिका को सूट करता था। इसी तरह तालिबान, हम चाहते थे कि भाई अफ़गानिस्तान में
अमरीकी इनखला से पहले इंट्रा अफगान डायलॉग हो, उसके बगैर आप करेंगे तो पाकिस्तान के लिए मुसीबत बनेगी। लेकिन उसको किए बगैर इमरान खान की हुकूमत ने ज़ल्मे खलीलज़ाद को पूरी तरह फैसिलिटेट किया और अफ़गान तालिबान पे दबाव डाला। और मैं जो जावेद चौधरी साहब के इंकशाफात है उसमें मैं पहले भी ये कॉलम में लिख चुका हूँ कई महीने, और आज वो फिर मैं वो इजाफा करना चाहता हूँ कि ये जनरल बाजवा से मुलाकात कराने में ज़ल्मे खलीलज़ाद ने भी बुनियादी किरदार अदा किया था। उससे पहले वो आए थे, बनी गाले में कई घंटा इमरान खान से मिले थे, और फिर इस मुलाकात के लिए आरिफ अलवी के साथ साथ ज़ल्मे खलीलज़ाद ने भी जनरल बाजवा को मजबूर किया था। अब बहरहाल वो तो ख़ुद आखिर में जिस तरह हर चीज़ पे यू टर्न ले लेते हैं, तो उन्होंने ये तो मान लिया, लेकिन ये इतना मामूली मसला नहीं है। और मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से ये इस्तदा करूँगा कि उन्हें इस मामले को मंतिकी अंजाम तक इसलिए पहुँचाना चाहिए कि ये एक पॉलिटिशियन का बयान सिर्फ नहीं है। इस मुकदमे की बुनियाद पे उनके वज़ीर क़ानून ने असम्बली में करारदाद पेश की और उसके गैर मुल्की साजिश हुई है। उसकी बुनियाद पे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अदम एतमाद पर रूलिंग राय शुमारी जो आइन का तकाजा था वो नहीं कराया, और रूलिंग दे के उस अदम एतमाद को पेश करने वाले अपोजिशन के तमाम रहनुमाओं को आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी यानी एक लिहाज से गैर मुहिब वतन और गद्दार डिक्लेयर किया। उसकी आड़ लेके इमरान खान ने असम्बली की तहलील की एडवाइस दी, और उसकी आड़ लेके सदर ने असम्बली तहलील कर ली, और इसी चीफ जस्टिस साहब की क़यादत में 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान, कासिम सूरी और आरिफ अलवी के उस इक़दाम को गैर आइनी और आइन की खिलाफ वर्जी करार दिया था अपने उस तफसीली फ़ैसले में। अब वो तफसीली फ़ैसला आइन शिकनी का मुर्तकिब उन्होंने करार दिया, लेकिन जुर्म कोई सज़ा कोई तजवीज़ नहीं की। अब जबकि इमरान खान साहब ने ख़ुद ये मान लिया कि अमरीकी साजिश नहीं हुई थी, तो मेरे ख़्याल में तो एक अदालत उज़्मा का भी फ़र्ज़ है कि वो इस मामले को देखें कि एक बंदे ने उनके साथ और मुल्क के साथ क्या कुछ किया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ख़ुद नहीं करती तो अपोजिशन के जो रहनुमा जो इस वक्त हुकूमत में हैं और जिनको उस वक्त कासिम सूरी ने आर्टिकल 5 के तहत गद्दारी का मुर्तकिब करार दिया था, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लें और इस मामले को मंतिकी अंजाम तक पहुंचा दें। ठीक, एक तो जो बुनियाद बना रहे हैं वो तभी तो आप खुद भी कह रहे हैं कि आपके कॉलम की बेस पे वो बात कर रहे हैं, उस कॉलम का जो वो हिस्सा है जिस पर वो रीडिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि रीडिंग थी वो क्या, वो कई उन्होंने इंटरव्यू में कहा वो इकोनॉमिस्ट भी हैं, वो फॉरेन पॉलिसी भी कर रहे हैं, सब कुछ तो देखें वो चल रहे, वो सुपर किंग थे और मैं जो है वो मेरी हुकूमत। लेकिन सुपर किंग उनको इस कॉलम के बाद पता चला है कि वो सुपर किंग थे, उससे पहले नहीं उनको पता चला था। और अगर वो महसूस करते थे किंग है तो फिर उनको एक्सटेंशन देने की क्या ज़रूरत थी 2019 में, और उसके बाद फिर इतनी बार एक्सटेंशन देने की मज़ीद कोशिश करने की क्या ज़रूरत थी। और उससे पहले जो 2020 यानी 2019 पे एक्सटेंशन हुई थी, और उसके बाद इमरान खान साहब के 18 क्लिप्स हैं जिनमें वो जनरल बाजवा की तारीफ़ कर रहे हैं, तो ये तारीफ़ करने की क्या ज़रूरत है। इवन ये भी कहा कि खारजा अमूर में भी उन्होंने हमारी बड़ी सपोर्ट की। तो क्या दूसरी बात यह है कि आर्मी चीफ जो है उसको आपने मांगने के लिए रखा हुआ है कि जब आप दिल करता है आप उनको यूएई भिजवा देते हैं, जब आपको दिल करता है आप सऊदी अरेबिया भिजवाते हैं पैसे लेने के लिए। तो ये पैसे लेना भी तो आर्मी चीफ का काम नहीं है ना जी, पैसे जमा करना भी, तो आप उनसे पैसे क्यों जमा करवाते हैं। ठीक, अब ये बताइए सर कि ये एक वो बड़ा ये भी वायरल हुई हुई है बात, बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है कि आपने जो जनरल कमर बाजवा साहब को कोट किया है उसके बाद कुछ वजाहतें आ गई हैं दूसरी तरफ से भी और कुछ सहाफ़ियों की तरफ से भी, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि अब आपको वजाहत के लिए जब आपसे जब दोबारा रब्ता किया जा रहा है आप उनका फ़ोन नहीं उठा रहे। ये टोटल गलत है सर, गलत है। मेरी जनरल बाजवा साहब से उस दिन भी बात हुई, बल्कि कई मरतबा बात हुई और उसके बाद भी बात हुई। एक भी ऐसी कॉल नहीं है जो मैंने उनकी डिक्लाइन की हो या फिर मैंने उनको रिंग बैक ना किया हो। दादा ये बिल्कुल टोटल गलत है बात, और जनरल बाजवा साहब को इस मामले में कतन कोई एतराज़ नहीं है, ना उनकी कोई रिजर्वेशन है इस पर।
ठीक, अब जरा ये आप कह रहे हैं उनकी कोई रिजर्वेशन नहीं है, कतन नहीं, ये दुरुस्त खबर नहीं है, गलत खबर है जो चल रही है। टोटल गलत है कि मैं उनकी कॉल नहीं ले रहा, मैं 100% उनकी कॉल, उसके बाद मेरी उनसे बात होती रही, मुसलसल होती रही। ओके, अच्छा चौधरी साहब, मुझे ये ज़रा बताएं कि ये जो मामला जा रहा है, जिस तरफ नून लीग सर्वाइवल का वाहिद रास्ता देख रही है कि इमरान खान साहब नाअहल हो जाएं, क्योंकि मईशत तो इस वक्त इजाज़त नहीं दे रही कि इंतखाबात में जाएं, क्या ये दुरुस्त इकदाम होगा कि इमरान खान साहब भी नाअहल हो जाएं और फिर मामला बराबर हो जाए? और इस तरह क्या पॉलिटिकल फैसले नहीं होने चाहिए, पॉलिटिकल केसेस नहीं होने चाहिए। अगर इमरान खान साहब का केस जेन्युइन है तो उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो जेन्युइन नहीं है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या PDM की गवर्नमेंट उसको एक पॉलिटिकल केस के तौर पर हैंडल करना चाहती है, ये ज़्यादती है, ये रुकना चाहिए पाकिस्तान के अंदर सिलसिला कि अगर आपको एक शख्स पसंद नहीं तो आप उसके ऊपर सियासी मुकदमे बना लें। लेकिन अगर टेरियन का केस है, और टेरियन के केस में ये मैं आपको बताऊँ कि 3500 सफ़ात जो हैं वो बाहर से लेके आई गवर्नमेंट, और उसमें इस बार उनकी तस्दीक भी हुई है, उसमें DNA टेस्ट है, उसमें इमरान साहब की एक कन्फेशन रिपोर्ट है कि मैं तस्लीम करता हूँ कि मेरी बेटी है। और उसके अलावा जो सीता वाइट की जो पैसे थे उनके, जो उनकी प्रॉपर्टी थी, उसकी ट्रांसफ़र का है। फिर क्योंकि सीता वाइट जमाइमा खान की कज़न थी और इसलिए वो इनके पास हैं, टेरियन जो है जमाइमा खान ने पाला है। और जमाइमा का इंटरव्यू जो आपने देखा आज बरतानिया के एक अखबार में, ऑनलाइन न्यूज़पेपर पे छपा है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि जब इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ तो मैं परेशान होगी, क्योंकि मेरे दोनों बेटे और उनकी एक बेटी जो है ना, मैं उनके लिए बहुत कंसर्न होगी कि उनके वालिद के ऊपर अटैक हुआ। आप देख लीजिए, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो जमाइमा खान ने पहली मरतबा तस्लीम कर लिया कि इमरान खान की बेटी है वो। और दूसरा ये है कि ये केस जिस दिन चलना शुरू हो गया, क्योंकि अभी तो डेट्स बड़ी लंबी लंबी मिल रही है ना जी, जिस दिन ये केस चलना शुरू हो गया उसमें एविडेंस आना शुरू हो जाएंगे तो इमरान खान साहब के लिए खासा मुश्किल होगा। और एक जेन्युइन केस है ये, मेरा ख्याल है इस पे फैसला होना चाहिए। तोशा खान एक जेन्युइन केस है, उस पर फैसला होना चाहिए। इसके साथ साथ ये जो फॉरेन फंडिंग केस एक जेन्युइन केस है, उस पर फैसला होना चाहिए। लेकिन इस तरह नहीं कि इमरान खान साहब के ऊपर बगावत का केस बना दे 124A का या 1420A उनका बना के आप उस पर, जिस तरह फवाद चौधरी के ऊपर, जो मेरा ख्याल फवाद चौधरी पे केस 100% गलत बना है कि वो बागी नहीं है, ना बागी है और ना वो गद्दार है। इस किस्म का केस बनेगा तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक, साफी साहब, आपके ख्याल में क्या जो हुकूमत है इसके पास अब जो बज़ाहिर स्ट्रेटजी है वो यही है कि इलेक्शन डिले हो? आपको वाकई दिख रहा है कि इलेक्शन डिले हो सकते हैं या होने भी चाहिए? योर टेक ऑन। और बताइएगा, क्या इमरान खान साहब की नाअहली जो है वही अब जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड बनाएगी, या फिर सियासतदानों को कोई रास्ता ढूंढना होगा आगे बढ़ने का, इन मामलात को आगे चलाने का? नहीं, मैं इसमें चौधरी साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं कि इस मुल्क का ये हाल अगर हो गया है और उसकी मईशत, माशरत, सियासत, सफारत, सब कुछ अगर तबाही के रास्ते पे गामज़न हुए हैं तो वो इसलिए हुए हैं कि पिछले सालों में मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं चलाया गया और नैब के भी हाथ मरोड़े गए, मीडिया के भी हाथ मरोड़े गए, जुडिशरी को भी मैनिपुलेट किया गया और मीडिया के साथ भी ये सब कुछ किया गया। और वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को लाने के लिए और नवाज शरीफ और इन लोगों को जरदारी वगैरह को इंतकाम का निशाना बनाने के लिए किया गया। अब एक गलती का जवाब दूसरी गलती से नहीं दिया जा सकता। इस मुल्क को इन क्राइसिस से निकालने का वाहिद रास्ता ये है कि उसको आईन की रूह के मुताबिक चलाया जाए और कानून के मुताबिक चलाया जाए। ना जुडिशरी ये बात करे, ना कोई जज ये बात करे कि जी फ़लाँ के ख़िलाफ़ तो मुकदमा इसलिए नहीं चल सकता कि वो बहुत पॉपुलर लीडर है, और ना किसी की बुनियाद पे, इस बुनियाद पे इंतकामी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो पॉपुलर हैं और वो इलेक्शन में जा सकते हैं। इसलिए अगर इलेक्शन हो तो वो भी जो आईनी तकाजा है उसके मुताबिक चलना चाहिए, होने चाहिए। और अगर केसेस हों तो केसेस भी इस बुनियाद पे नहीं कि जी अली वज़ीर पे तो गद्दारी का मुकदमा हो और 2-2.5 साल तक वो जेल में पड़े रहें और कोई ये ना कहें, लेकिन दूसरी तरफ एक बंदा वो इदारों को भी बदनाम करे, उनका पार्टी फंडिंग केस भी पेंडिंग हो सालों से, उनका टीरियान केस भी सालों से पेंडिंग हो, उसके बाकी केसेस भी पेंडिंग हो, लेकिन आप सिर्फ जो है इस बुनियाद पे कि जी वो पॉपुलर है, ये पॉपुलर है। ना पॉपुलरिज्म की बुनियाद पे फैसले होने चाहिए और ना सियासी इंतकाम और की बुनियाद पे फैसले होने चाहिए। मेरिट, कानून और आईन के मुताबिक इस मुल्क को और इस मुल्क की अदालत को और सियासत को आगे बढ़ाना चाहिए। राइट, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो अहम मौज़ूआत पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक। साफी साहब, ये बताइएगा कि इलेक्शन जो हुकूमत आगे ले जाना चाहती है, तहरीक इंसाफ वक्त पे कराना चाहती है, आपको क्या लगता है कि क्या वक्त पर होंगे या आगे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? जरा ब्रीफली, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। देखिए, मेरे ख्याल में तो जो आइन का तकाजा है 90 डेज के अंदर उसमें इलेक्शन होने चाहिए। और हुकूमत अगरचे बज़ाहिर लगता यही है कि कोशिश ये कर रही है पीडीएम कि सूबाई इंतखाबात वक्त पे ना हों, बल्कि कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक साथ हों। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि हम किसी पार्टी या किसी ग्रुप के वफादार तो नहीं हो सकते, हम आइन के वफादार हैं। और आइन अगर 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन का तकाजा करता है तो उसकी प्राइस जो कुछ भी हो, जैसा भी हो, 12-90 डेज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। अगरचे इस हुकूमत ने प्राइस दी है लेकिन ना देती, उनके पास इख्तियार था। और फिर अभी निगरान हुकूमतें उन्होंने जिस तरीके से बनाई हैं तो वो कोई मिसाली हुकूमतें नहीं हैं। तो बहरहाल हम तो मुतालबा, हमारे उसूल, इमरान खान के उसूल बदलते रहेंगे, वो यू टर्न लेते रहेंगे, पीडीएम के उसूल बदलते रहेंगे, लेकिन हमारे उसूल नहीं बदलते। और हमारे उसूल यही है कि जो आपको लगता है कि हो जाएंगे, आपका तज्जिया क्या है, हो जाएंगे? बहरहाल पाकिस्तान में तो ये कि कल के बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मसलन आज आपका जिस मुल्क की क़यादत का ये हाल हो, अभी इमरान खान का आपने देखा कि 1 साल के दौरान इतने बड़े इशू पे, अपनी हुकूमत की रुखसती पे उन्होंने कितने बयानिए बदले। पहले कहा अमेरिका ने निकाला, आप कहते हैं जनरल बाजवा निकालेंगे, कल कोई दूसरा रिटायर हो जाएगा उसका नाम लेंगे, आखिर में किसी और का। और जाते जाते मुझे यकीन है कि इमरान खान साहब ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि जी मेरी हुकूमत उन लोगों ने ख़त्म की थी जिन्होंने गड़ियाँ बेची थी। तो ऐसे मुल्क में आप कल के बारे में तो कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकती। हो सकता है वो ये कह दें कि शहबाज गिल ने गिराई थी मेरी गवर्नमेंट आखिर में, क्योंकि इससे पहले मोहसिन नकवी थे, इससे पहले मोहसिन नकवी थे। इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे तो ऐसा? सर देखिए, इलेक्शन के मामले में एक टेक्निकल चीज़ है, एक प्रैक्टिकल चीज़ है। टेक्निकली इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, 90 दिन के अंदर अंदर ये दोनों सूबों के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और अक्टूबर में जनरल इलेक्शन होने चाहिए। टेक्निकली है। प्रैक्टिकल इशू ये है कि वो हाई कोर्ट जिसके जज ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि टाइम पे इलेक्शन स्टार्ट करें, 90 दिन के अंदर होने चाहिए, वही हाई कोर्ट अहलकार देने के लिए तैयार नहीं इलेक्शन के लिए। इलेक्शन कमीशन ने लिखा, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा जी हमारे पास कोई बंदा नहीं है इलेक्शन के लिए। अच्छा, और प्रैक्टिकली ये है कि जो चीफ सेक्रेटरी उन्होंने कहा जी हमें सिर्फ सिक्योरिटी के लिए 42 अरब रुपये चाहिए, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। वजारत ख़जाना को लिखा गया कि हमें पैसे चाहिए, वजारत ख़जाना ने कहा जी हमारे पास कोई पैसा नहीं है। फ़ौज को लिखा गया, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने कहा जी हमारे पास कोई बंदा नहीं है कि हम सिक्योरिटी दे सकें इलेक्शन के लिए। तो अब आप खुद प्रैक्टिकली अंदाज़ा लगाइए कि इलेक्शन कमीशन के पास ना पैसे हैं, ना अहलकार हैं, ना वोट छापने की मशीन है, कुछ भी नहीं है उनके पास। तो प्रैक्टिकली इलेक्शन होंगे कैसे? तो इस थैंक यू सो मच। वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। जावेद चौधरी साहब, सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ आपने गुफ्तगू सुनी। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।